स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। आज मैं बहुत ही ज़रूरी बात करने वाला हूं आप लोगों से। एक ऐसी समस्या जो बहुत लोगों को है और लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर उसमें हमारा क्या किरदार होगा। मान के चलिए कि आपके माँ या बाप पर या किसी भी ऐसे व्यक्ति पर जिसकी मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति में आपकी दखल हो या उसकी संपत्ति आपको मिलने वाली हो, पूरा या अधूरा या आधा हिस्सा, कोई भी हिस्सा, और उस व्यक्ति पर कोई मुकदमा हो, कोई केस हो जो कि सिविल नेचर का केस हो, ऐसा केस हो जिसमें उसको कुछ भुगतान करना हो, कुछ उसको हर्जाना भरना हो किसी भी अगली पार्टी को, वो पार्टी चाहे सरकार हो, कोई संस्था हो या व्यक्ति हो, उसको अगली पार्टी को भुगतान करना, और वो इस तरह के केस में उसकी मौत हो जाती है, वो स्वर्गवास हो जाता है, उसका स्वर्गवास हो जाता है। अब वो व्यक्ति जब स्वर्गवास उसका हो गया और आप उसके विधिक प्रतिनिधि हैं। विधिक प्रतिनिधि का मतलब होता है कि मृत्यु के बाद जिसकी संपत्ति पर जिसका विधिक हस्तक्षेप हो, अधिकार हो, उस व्यक्ति को विधिक प्रतिनिधि कहा जाता है। वो बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, भतीजा भी हो सकता है, कोई एडॉप्टेड संतान भी हो सकता है, या जिसको आपने अपना उत्तराधिकारी बना लिया है वो भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, वो किस तरीके से वो हर्जाना भरेगा, ये बड़ा ही अहम सवाल है और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम है और स्पष्ट कानून है। तो इससे संबंधित जो कानून हमें देखने को मिलते हैं वो सीपीसी के सेक्शन 52, सीपीसी के सेक्शन 53 और सीपीसी सेक्शन 234 में स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है कि जो विधिक प्रतिनिधि होंगे, कि जो स्वर्गवासी पार्टी के पक्षकार के जो विधिक प्रतिनिधि होंगे, जो बच्चे होंगे, जो संतान होंगे, उनकी क्या जिम्मेदारी बनेगी और वो किस तरह से हर्जाना भरेंगे। तो यहाँ पर सीपीसी के सेक्शन 52, 53 और 234 की मैंने बात की है, जिसमें कि क्रम से ये बताया गया है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड जजमेंट डिबेटर, लाइबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये 3 सेक्शन है, बड़े ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसमें स्पष्ट बता दिया गया है कि जो संपत्ति उस व्यक्ति के द्वारा, जो व्यक्ति मुकदमा में पक्षकार था और जिसकी मृत्यु हो गई, उस व्यक्ति के द्वारा जो संपत्ति आपको मिली है, उसी संपत्ति से आप उससे संबंधित हर्जाना को भरेंगे। और अगर उस संपत्ति में कई हिस्सेदार हैं तो वो सभी हिस्सेदार जो हैं वो कुछ पार्ट, जितना जितना उनका बनेगा हिस्सा, वो भरेंगे। और अगर किसी को कोई संपत्ति मिला ही नहीं, उस व्यक्ति के पास कोई संपत्ति था ही नहीं, आप उसके बेटे हैं, बेटी है, लेकिन आपके नाम पर कुछ आया ही नहीं, या किसी और भाई के नाम पर उसने कर दिया, आपके नाम पर कुछ किया ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है, आप लायबल नहीं होंगे। तीसरा कंडीशन जो इसमें है वो ये है कि आपने खुद से अर्जित जो संपत्ति है, आपका जो पैसा आपने खुद से अपनी मेहनत से कमाया है, जो आपका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, या जो किसी और व्यक्ति के द्वारा दी गई आपकी संपत्ति है, मतलब कि आपके पिताजी जो हैं वो पार्टी में पक्षकार थे, उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन आपके चाचा जी ने जो है वो आपको बहुत सारा संपत्ति दे दिया, आपके नाना जी ने दे दिया, तो किसी और से मिली हुई संपत्ति के द्वारा भी आप भुगतान नहीं करेंगे। आप केवल उसी संपत्ति के लिए जवाबदेह होंगे जो उस व्यक्ति से आपको मिला है, जो कि केस में पार्टी था और जिसकी मृत्यु हो गई, जो जजमेंट डिबेटर के स्टेटस में पहुंच गया था, उसकी मृत्यु हो गई, उसके आप विधिक प्रतिनिधि हैं, तो आपकी संपत्ति जो होगी आपके पास, जो उसकी जो संपत्ति का जो हिस्सा आपके पास आएगा, वही होगा लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो ये बात आप जान लीजिए। इसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन हो, कुछ सवाल हो, कमेंट करके जरूर पूछिए। इस सब तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।